नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सक्सेस में। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 1 से 17 सितंबर के बीच के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, ये आप सब डिस्कस करूँगा। जो आपके यूपीपीएससी के एग्जाम जो भी हो रहे हैं, चाहे वो समूह के एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वो यूपीपीएससी का मेंस का एग्जाम हो रहा है, चाहे कि सभी के लिए क्या है, बेहद ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होने वाले हैं। तो चलो हम इनको ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है कि बलजूरी पर्वत किस जिले में स्थित है। ऑप्शन आपके पास पिथौरागढ़, दूसरा नैनीताल, तीसरा बागेश्वर, चौथा अल्मोड़ा। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका बागेश्वर क्या है, इसका राइट आंसर है। ये न्यूज़ में क्यों था, हम इसको देखते हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखें कि जो बलजूरी पर्वत है उसको फतेह करेगा पर्वतारोही दल, तो इसलिए आपका जो बलजूरी पर्वत है ये न्यूज़ में था। अगर आप उसको खबर पढ़नी है तो पढ़ सकते हैं। तो ये बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है और 5,922 मीटर की इसकी ऊंचाई है। बट इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये न्यूज़ में था। तो बलजूरी पर्वत आपका कहाँ है, बागेश्वर में स्थित है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे कि रविनाथ रमन समिति का संबंध किससे है। तो आपके ऑप्शन है जवाहर नवोदय विद्यालय, दूसरा अशासकीय विद्यालय, तीसरा विश्वविद्यालय, चौथा आपका शासकीय विद्यालय। तो इसका जो संबंध है आपके पास वो आपका अशासकीय विश्वविद्यालय से, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कितना घोटाला चल रहा है। तो अशासकीय विद्यालयों में भी बहुत से घोटाले देखने के लिए मिल रहे थे, इसलिए वहाँ पे रविनाथ रमन समिति का क्या क्या गठन किया गया कि ताकि इस तरीके के घोटाले ना हो। अगर आप इस खबर को पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं कि शिक्षा सचिव रमननाथ रमन की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति को क्या किया गया था, गठित किया गया था। पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हैं इसे। इसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रदेश में भू राजस्व संहिता निम्न भू अधिनियमों के तहत कार्यरत है। जो उत्तराखंड की जो भू राजस्व संहिता है वो कौन से अधिनियम के तहत यहाँ पे क्या कार्यरत करती है। पहला ऑप्शन आपके पास उत्तर प्रदेश जमीनी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950, दूसरा है उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016, उत्तराखंड भू राजस्व व्यवस्था अधिनियम 2002, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो उत्तराखंड की भू राजस्व संहिता है वो ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड प्रदेश जमीनी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के तहत क्या है, अभी तक कार्यरत है। तो जो हमारी भू राजस्व व्यवस्था है वो इसके तहत कार्यरत है। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि उत्तराखंड गवर्नमेंट अपनी नई राजस्व संहिता बनाने की कोशिश कर रही है। और ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि ये उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के तहत अभी उत्तराखंड की क्या चल रही है, राजस्व व्यवस्था चल रही है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के संचालन का प्रस्तावित वर्ष है, कब से ये कार्य करना स्टार्ट कर देगी। तो ऑप्शन नंबर आपके पास 2023, 2024, 2025, 2026। तो जो इसका राइट आंसर आपके पास ये है आपके पास यहाँ पे 2025। तो 2025 से हमारी क्या है, कर्णप्रयाग रेलवे लाइन क्या करेगी, कार्य करना स्टार्ट कर देगी जनवरी 2025 से। तो ऐसा कहा गया है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये खबर है यहाँ पे कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रूट पर 2025 से शुरू होगी रेलवे लाइन, और इसकी जो डेडलाइन रखी गई है आपके पास वो 31 दिसंबर 2024 तक ये कार्य क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, और 25 से ये कार्य करना स्टार्ट कर देगी। इसके अलावा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 126 किलोमीटर लंबी ये परियोजना है आपके पास। दूसरी ब्रॉड गेज परियोजना है। तीसरी यहाँ पे क्या है कि इसके तहत ही अब यहाँ पे 5 परियोजनाएं और चल रही हैं। यहाँ पे पहले ही एक परियोजना बन रही है आपकी गंगोत्री से यमुनोत्री तक, यहाँ पे क्या बनेगा, एक रेलवे लाइन बनेगी। दूसरा आपका यहाँ पे डोईवाला से बड़कोट तक यहाँ पे क्या बनेगी, एक रेलवे लाइन बनेगी। वैसे कर्णप्रयाग से लेके सोनप्रयाग तक, कर्णप्रयाग से साईकोट से लेके सोनप्रयाग तक भी एक रेलवे लाइन बनेगी। वैसे साईकोट से जोशीमठ तक बनेगी, वैसे साईकोट से पीपलकोटी तक बनेगी। तो आपको ये हल्का हल्का याद रखना है कि चारों धामों को क्या किया जा रहा है, आपस में कनेक्ट किया जा रहा है इस रेलवे प्रोजेक्ट की तरह। इन सभी का सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है और इनका कार्य भी अब जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। पर फिलहाल के लिए आप याद रखें कि 2025 तक रेलवे लाइन हमारी कार्य करना स्टार्ट कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि उत्तराखंड सरकार ने किस वर्ष तक उत्तराखंड को ड्रग फ्री राज्य बनाने का लक्ष्य घोषित किया है। तो 2023, 2024, 2025, 2027। तो जो इसका राइट आंसर आपके पास 2025 तक उत्तराखंड क्या करने वाला है, ड्रग फ्री राज्य बनने वाला है। तो इसका देखो आप यहाँ देख सकते हैं, उत्तराखंड को 2025 तक ड्रग फ्री राज्य बनाने का संकल्प लिया गया है। इस खबर को पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बस आपको इतना याद रखना है कि 2025 तक ड्रग फ्री राज्य बन जाएगा उत्तराखंड। इस बात को नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं कि उत्तराखंड के किस युवा को विज्ञान तकनीक का प्रयोग कर तालाबों की काई सफाई करने के लिए, जो तालाबों में काई जम जाती है या शैवाल जम जाता है, राष्ट्रीय इंस्पायरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो उत्तराखंड के किस युवा को किया गया है। तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे अनुराग रमोला, दूसरा है ध्रुव डागर, तीसरा है शिवम रावत, चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो गया आपके पास वो हो गया आपके पास ध्रुव डागर। तो ध्रुव डागर को यहाँ पे आपको क्या किया गया है, राष्ट्रीय इंस्पायरिंग अवार्ड से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो गया आपके पास, राइट आंसर हो गया है। और इसमें जो दो नाम देख रहे हैं यहाँ पे, अनुराग रमोला और शिवम रावत, इनको क्या मिला था, इनको राष्ट्रीय क्या मिला है, बाल पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। अनुराग रमोला को कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है और शिवम रावत को क्या किया गया है, साहसिक के खेल में या साहसिक प्रदर्शन करने के लिए बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ध्रुव डागर को यहाँ पे कौन सा सम्मान मिला है आपका, राष्ट्रीय इंस्पायरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं खटीमा के ध्रुव डागर को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, राष्ट्रीय इंस्पायरिंग अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, उत्तराखंड का अपना पंचायती राज विधेयक कब लागू हुआ? तो उत्तराखंड का पहले अपना कोई पंचायती राज विधेयक नहीं था, जो उत्तर प्रदेश का पंचायती राज विधेयक था उसी पे उत्तराखंड काम करता था। फिर उत्तराखंड क्या है, एक अपना पंचायती राज विधेयक लाया और तब से उत्तराखंड अपने पंचायती राज विधेयक को क्या कर रहा है, लागू कर रहा है। तो ये जो आपके ऑप्शन है 4 मई 2015, 4 अप्रैल 2016, 4 जून 2016, 4 नवंबर 2016, तो जो इसका राइट आंसर है आपके पास ये हो गया आपके ऑप्शन नंबर बी, 4 अप्रैल 2016 को उत्तराखंड अपना पंचायती राज विधेयक लेके आया था। और 2019 में इन्होंने क्या किया था, इसमें संशोधन भी किया था। संशोधन में क्या किया गया था कि किसी भी पंचायत में किसी भी कैंडिडेट के अगर 2 से ज़्यादा जीवित पुत्र हैं मतलब, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो ये भी इसमें क्या किया था, संशोधन किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट खबर क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि हरिद्वार जिले में क्या होने वाले हैं, पंचायती चुनाव होने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये यूपीपीएससी ने पहले भी पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तराखंड के नई जिलों की मांग आजकल जोरों शोरों पर चल रही है, निम्न में से किस जिले को बनाने की मांग नहीं की जा रही है? तो आपका ऑप्शन है कोटद्वार, गंगोली हाट, यमुनोत्री और रानीखेत। तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास, गंगोली हाट को कोई जिला बनाने की मांग नहीं चल रही है। तो आपको किन किन जिलों को बनाने की मांग चल रही है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि 4 जिलों को बनाने की मांग चल रही है। एक कोटद्वार, दूसरा यमुनोत्री, तीसरा रानीखेत, चौथा हो गया आपका डीडी हाट। तो इन 4 जिलों को आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। कोटद्वार हो गया, यमुनोत्री हो गया, रानीखेत हो गया और डीडी हाट। इसके अलावा ऋषिकेश को भी क्या एक जिला बनाने की क्या चल रही थी, मांग चल रही थी। पर प्रमुखता में ये 4 ही जिले हैं जिनको क्या किया जा रहा है, आपको मांग चल रही है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है आपका क्या हो गया, गंगोली हाट को जिले बनाने की मांग नहीं चल रही है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, उत्तराखंड का पहला पिरूल पावर प्रोजेक्ट किस जनपद में स्थापित किया गया था? क्योंकि पिरूल पावर आजकल बहुत ही ज़्यादा न्यूज में है, क्योंकि अब पिरूल से क्या बनाए जा रहे हैं, बैट बनाए जा रहे हैं। तो ये त्रिवेंद्र सरकार ने इसको 2020 में ये योजना स्टार्ट की थी कि लोग जो चीड़ की पत्तियां होती हैं उनको पिरूल बोला जाता है, उनको इकट्ठा कर उससे क्या करें, हम क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करें। तो इसका जो स्टार्ट किया गया था वो कहाँ किस जनपद से किया था? तो जो पहला पिरूल पावर प्रोजेक्ट किया था वो उत्तरकाशी से स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन 20 का क्या है, राइट आंसर हो गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 30 सितंबर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को उत्तरकाशी जिले के डुंडा क्षेत्र में ये पिरूल पावर प्रोजेक्ट क्या किया था, आपका स्टार्ट किया था। तो ये पिरूल पावर इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि ये प्रोजेक्ट फेल हो रहा है। अब पिरूल पावर से क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, पिरूल से क्रिकेट का बैट बनाए जाने की क्या है, योजना चल रही है न्यूज़ में। तो अब आप इस प्रोजेक्ट को देखने, बस आपको इतना याद रखना है कि ये कहाँ से, उत्तरकाशी से स्टार्ट हुआ था और ये आपका 2020 की क्या है, परियोजना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, उत्तराखंड से मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पे जो मिस इंडिया, उत्तराखंड से बात चल रही है यहाँ पे मिस इंडिया यूनिवर्स, ठीक है। तो उत्तराखंड की जो आपकी कविता शर्मा है, कविता वर्मा है, इन्होंने क्या जीता है, मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, के पास राइट आंसर हो गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हरिद्वार की कविता बनी मिस इंडिया यूनिवर्स। तो इसमें क्या है आपके पास कि इसमें भी 2 अवार्ड मिलते हैं, पर आपको सिंपल सा ही पूछा जाएगा कि कविता वर्मा क्यों फेमस हैं। तो इन्होंने अभी यहाँ पे क्या जीता है, प्रीमियम ब्यूटी पेजेंट्स ग्लैम गाइडेंस मिस इंडिया यूनिवर्स 2022 का क्या जीता है, अवार्ड जीता है। और इसमें एक दूसरी श्रेणी भी होती है, उसमें सुषमा हैं दिल्ली की, उन्होंने जीता है। तो बस आपको सिंपल सा इतना याद रखना है, प्रीमियम ब्यूटी पेजेंट ग्लैम्स इंडिया गाइडेंस इंडिया मिस इंडिया यूनिवर्स 2022 का अवार्ड उत्तराखंड से किसने जीता है? तो वो हरिद्वार की क्या है, कविता वर्मा जी हैं। इसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, शेखर चंद्र जोशी का संबंध निम्न से किस क्षेत्र से है? आयुर्वेदिक चिकित्सा, पर्यावरण संरक्षण, चित्रकला या कार्टूनिस्ट? जो इसका राइट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर सी है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, चित्रकला से इनका क्या है, संबंध है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जोशी जी ने नाखून से बनाई पेंटिंग विदेश तक छाई। तो ये इतने फेमस हो चुके हैं यहाँ पे शेखर चंद्र जोशी, इन्होंने नाखून से अपने क्या बनाई है, पेंटिंग बनाई है, और ये क्या है, चित्रकार हैं। तो इसलिए इनका नाम क्या फेमस हो गया है, शेखर चंद्र जोशी का संबंध किससे है, आपका चित्रकला से है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मिनी सिडकुल की स्थापना की जाएगी। सिडकुल की स्थापना आपको पता है कि 7 जगह पे उत्तराखंड में सिडकुल है, पर यहाँ पे मिनी सिडकुल की स्थापना की जाएगी। ये कहाँ की जाएगी, आपकी अल्मोड़ा में, नैनीताल में, पंतनगर में, हरिद्वार में। तो इसका तो राइट आंसर है वो किया जाएगा आपके पास नैनीताल में, और नैनीताल के कहाँ, रानीबाग। मैं इसको खबर को आपको दिखा देता हूँ, रुक जाओ। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एचएमटी की ज़मीन पर बनेगा मिनी सिडकुल, मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे घोषणा की है। एचएमटी कहाँ है आपके पास, एचएमटी आपको पता है रानीबाग, हरिद्वार में क्या, रानीबाग नैनीताल में क्या स्थित है, और वहाँ पर आपका क्या होगा, मिनी सिडकुल की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे किस कंपनी ने अरुणाचल प्रदेश में पाम ऑयल मिल स्थापित करने में निवेश किया है? तो कौन सी कंपनी है, उत्तराखंड की कौन सी कंपनी है जिसने यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में पाम ऑयल मिल स्थापित करने का निवेश किया है? तो आपका ऑप्शन है हिमालयन एग्रो लिमिटेड, पतंजलि, गोकुल एग्रो, रुचि सोया, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपके पास है पतंजलि। तो पतंजलि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में क्या कर रही है, पाम ऑयल में भी क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है। इस खबर को आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। पतंजलि ने अरुणाचल प्रदेश में शुरू की पाम ऑयल मिल योजना,
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गोट पॉक्स वैक्सीन का संबंध किस बीमारी से है? तो गोट पॉक्स वैक्सीन का संबंध आपका किस बीमारी से है? तो आपका ऑप्शन हो गया फुट एंड माउथ डिजीज, बॉटुलिज्म, लंपी डिजीज, इनमें से कोई नहीं। ये सारी की सारी जो डिजीज हैं आपके पास ये जानवरों की डिजीज हैं। तो फुट और माउथ डिजीज होती है, ये भी जानवरों के पैर और मुंह में हो जाती है और जिसके कारण वो कोई घास नहीं खा पाते हैं तो उनको दिक्कत होती है। बॉटुलिज्म में क्या होता है कि जानवरों का दूध सूख जाता है, ठीक है। लंपी डिजीज आजकल आप न्यूज़ में सुन रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे पूछा गया है गोट पॉक्स वैक्सीन किसके लिए यूज़ की जा रही है? तो ये जो वैक्सीन है ये लंपी डिजीज़ के लिए की जा रही है। तो इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के 6000 पशु लंपी बीमारी की चपेट में आ गए हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ पे गोट पॉक्स वैक्सीन क्या कर रही है, खरीद रही है बाहर से और ये लोगों को क्या कर रही है, वितरित कर रही है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गोट पॉक्स वैक्सीन का किससे संबंध है? तो वो आपका क्या है, लंपी डिजीज से। और लंपी डिजीज आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो लंपी डिजीज है आपके पास ये आपका किससे होता है? तो लंपी डिजीज आपका क्या है, एक वायरल डिजीज है, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी डिजीज है? एक वायरल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि उत्तराखंड में दिव्यांगों को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान है? तो दिव्यांगों को उत्तराखंड में कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान है? 4% आरक्षण प्रदान है। तो ये खबर क्यों आई है? क्योंकि आपने देखा होगा कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर का जो 455 पदों का था, हाईकोर्ट ने इसे क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था कि ये पद को निरस्त कर दो क्योंकि उन्होंने 4% आरक्षण नहीं दिया था। तो उत्तराखंड में 4% आरक्षण आपको किसको है? दिव्यांगों को है। और ये क्वेश्चन भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पिंडारी ग्लेशियर किस जनपद में? तो वैसे पिंडारी ग्लेशियर आपके उत्तराखंड के दो जनपद में। अगर आपसे सिंपल पूछा जाएगा तो वैसे पिंडारी ग्लेशियर आपका कहाँ है? बागेश्वर जनपद में है। और ये लगभग कितना 30 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है और ये कहाँ? बागेश्वर और चमोली की बॉर्डर पे है। पर इसका मैक्सिमम पोर्शन आपका कहाँ? बागेश्वर में है। तो अगर आपका कभी ऑप्शन में ऐसे 4 ऑप्शन आए तो आपको बागेश्वर ही आंसर मानना है। और अगर आपका A-B में आए तो आपको बागेश्वर और चमोली को क्या मानना है? आंसर मानना है। तो पिंडारी ग्लेशियर आपका कहाँ है? बागेश्वर से स्थित है। ये क्यों न्यूज में है? देखो कुमाऊं की सूखती नदियों को सदा नीरा बनाएगा पिंडारी ग्लेशियर। तो अब यहाँ पे पिंडारी ग्लेशियर को बचाव में क्या कर रहा है, काम धाम चल रहा है, इसलिए पिंडारी ग्लेशियर आपका क्या है, यहाँ पे न्यूज में है। इसके बाद देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, खिमलोग दर्रा किसके मध्य स्थित है? तो खिमलोग दर्रा आपका ऑप्शन आपके पास चमोली उत्तरकाशी पिथौरागढ़, उत्तरकाशी तिब्बत, उत्तरकाशी हिमाचल। तो इसका जो राइट आंसर है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, उत्तरकाशी से ट्रैकिंग पर गए एक ट्रैकर की मौत। तो यहाँ पे खिमलोग दर्रे में रोप रैपिंग करते हुए युवक हादसा। तो खिमलोग जो दर्रा है ये आपको कहाँ जोड़ता है? उत्तरकाशी को सांगला की नॉर्थ घाटी से जोड़ता है या सांगले दर्रे के साथ जोड़ता है। तो ये आपका ऑप्शन हो गया यहाँ पे उत्तरकाशी और हिमाचल को बीच में जो जोड़ने वाला दर्रा है वो दर्रा आपका कौन सा दर्रा है? खिमलोग दर्रा, ठीक है। खिमलोग दर्रा आपका कहाँ से हो गया? उत्तरकाशी और हिमाचल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BL 241 किस फसल की एक प्रजाति है? तो BL 241 ऑप्शन आपके पास चावल, दूसरा है गेहूँ, तीसरा है कपास, चौथा है आपके पास चना। तो जो इसका राइट आंसर हो गया आपके पास वो हो गया आपके पास क्या है? गेहूँ की एक प्रजाति है आपके पास VL, ठीक है। VL आपके पास गेहूँ की एक प्रजाति है VL 241। तो इसका हम क्यों देखते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो VL 241 जो बीमारी है आपके पास या जो आपके पास VL जो एक प्रजाति है गेहूं की, इसको किसने बनाया है? इसको जो बनाया है आपके पास ये बनाया है आपके पास, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, कहाँ? अल्मोड़ा में है। इसने इसको प्रजाति को क्या है? बनाया है। तो ये उत्तराखंड की एक संस्था ने बनाया है, इसलिए ये क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट हो जाती है। और कब बनाया था? ये बनाया था ये अभी परसों ही बनाया है। पर ये जो संस्थान है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। और किसने की थी? ये की थी आपकी बोसी सेन ने, ठीक है। बोसी सेन ने की थी और कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी। पर 1936 में इस संस्थान को कहाँ ले आया गया था? 1936 में इस संस्थान को अल्मोड़ा क्या कर दिया गया था? शिफ्ट कर दिया गया था। तो इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि VL 241 किसकी प्रजाति है? ये गेहूं की प्रजाति है। और ये किस संस्थान ने बनाया है? तो विवेकानंद, ठीक है, कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, उत्तराखंड एकीकृत एवं रेजिलेंट शहरी विकास परियोजना को कौन सी संस्था फंडिंग करती है? UPSC इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछता है। जो उत्तराखंड की एक एकीकृत इंटीग्रेटेड, ठीक है, रेजिलेंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो जो ये प्रोजेक्ट है इसको कौन फंडिंग कर रहा है? ये आपका ADB इसको क्या करता है? फंडिंग करता है। एशियन डेवलपमेंट इसकी फंडिंग करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ADB की टीम है वो उस परियोजना को निरीक्षण करने के लिए आई है कि वो ढंग से चल रही है कि नहीं चल रही है। तो ADB कितना पैसा दे रहा है? देखो 978 करोड़ रुपये AD ने क्या है दिया है। तो ADB क्या कर रहा है? इस परियोजना को देखने के लिए आ रहा है। तो जो ये परियोजना है इसमें क्या किया जाता है? पेयजल दिया जाता है,
मतलब सभी को पेयजल की आपूर्ति हो। दूसरा सीवरेज की व्यवस्था को भी देखता है। तो इस संरचना को देखने के लिए एडीबी आपका आया है देहरादून में और ये पूरी छानबीन कर रहा है कि इस परियोजना का कार्य ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एडीबी की इसकी तरफ से पूरी फंडिंग हो रही है। 970 करोड़ का ये क्या है प्रोजेक्ट है। तो इस क्वेश्चन को इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उत्तराखंड एकीकृत और रेजिलेंट शहरी विकास परियोजना कौन सी संस्था फंड कर रही है, तो एडीबी यहाँ पे क्या कर रही है, फंडिंग कर रही है। अब देखो 20वां क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे कि वैतरणी कुंड कहाँ स्थित है। तो वैतरणी कुंड आपका ऑप्शन है गोपेश्वर, जोशीमठ, चमोली, उत्तरकाशी। जो इसका राइट आंसर है आपके पास वो आपके पास है गोपेश्वर। तो वैतरणी कुंड आपका कहाँ है, गोपेश्वर में। इस न्यूज़ को हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, प्राचीन वैतरणी कुंड को गंदगी से मुक्त रखने का संकल्प, तो ये आपका कहाँ है, गोपेश्वर में स्थित है। तो इसलिए ये क्या है, न्यूज़ में है। तो वैतरणी कुंड आपका कहाँ है, गोपेश्वर में स्थित है। देखो, शालपत्ती मेले का आयोजन कहाँ होता है, तो रवाई घाटी में, गोपेश्वर में, रुद्रप्रयाग में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर भी आपका गोपेश्वर में है, क्योंकि ये न्यूज़ में छाया हुआ था ये मेला। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 दिन शालपाती मेला संपन्न। तो गोपेश्वर जिले के मजोटी गांव में 3 दिवसीय शालपाती मेले का क्या हुआ, आयोजन हुआ। इसलिए ये शालपाती मेला इंपॉर्टेंट हो जाता। तो शालपाती मेला आपका गोपेश्वर में होता है और वैतरणी कुंड भी आपका कहाँ है, गोपेश्वर में स्थित है। देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपदा बचाव के लिए ऑटोमेटेड सायरन सिस्टम प्रदेश के किस जनपद में सर्वाधिक स्थानों पर लगाए जाएंगे। तो ऑटोमेटेड सायरन स्टेशन कब आए थे, जब आपको पता है कि 2004 में सुनामी आई थी। तो उसके बाद ऑटोमेटेड सायरन लगाए गए कि अगर कुछ भी आपदा आने वाली हो उससे पहले सायरन बज जाएगा, लोग चौकन्ने हो जाएंगे। तो इन सिस्टमों को लगाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो ये सबसे पहले आंध्र प्रदेश में लगाए गए थे, अब ये उत्तराखंड में भी लगाए जा रहे हैं। अब जब आपने देखा परसों देहरादून में मालदेवता में आपदा आई, तो अब यहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ लगाए जाएंगे, देहरादून में ही लगाए जाएंगे। तो आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि प्रदेश में 1000 से अधिक स्थानों पर लगाया जाएगा ये सिस्टम। तो आपसे क्वेश्चन कभी आ जाएगा लगभग कितने स्थानों पर लगाया जाएगा, तो 1000 से अधिक स्थानों में, जिनमें से 285 स्थानों पर ही क्या होगा आपके पास, देहरादून में ही इस सिस्टम को लगाया जाएगा। तो ऑटोमेटेड इंटीग्रेटेड सायरन सिस्टम आपका आएगा। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बालाश्रय योजना का संबंध किससे है। तो इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो दिव्यांग बच्चों से, अनाथ बच्चों से, गुमशुदा बच्चों की तलाश से, या नशा मुक्ति से। तो जो बालाश्रय योजना है उसका जो आपका राइट आंसर है अनाथ बच्चों से। तो अनाथ बच्चों से यहाँ पे बालाश्रय योजना का क्या है, यहाँ पे संबंध है। ठीक है, तो मैं इस खबर को अभी आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि अनाथ बच्चों के लिए यहाँ पे बालाश्रय योजना क्या की गई है, गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है। और यहाँ पे जो बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए भी यहाँ पे हर जगह बालिका आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे विद्यालय खोले जाएंगे जो अनाथ बच्चे होंगे, जिनमें उनको क्या दी जाएगी, आपकी फ्री एजुकेशन दी जाएगी। तो इसके लिए बालाश्रय योजना क्या की गई, स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तराखंड में कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर आपके पास आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन आपके पास 12 है, 29, 39, 49। तो जिसका राइट आंसर है आपका 39। तो 39 शिक्षकों को यहाँ पे क्या मिला है आपके पास, शैलेश मटियानी पुरस्कार मिला है। शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 2009 से क्या हुआ था, शैलेश मटियानी पुरस्कार देना क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 39 शिक्षकों को क्या मिला है, शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तराखंड में कितने नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। तो उत्तराखंड में यहाँ पे कितने नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, तो ऑप्शन आपके पास 2 हैं, 3 हैं, 4 है और 5 है। तो उसका जो राइट आंसर है यहाँ पे कि 2 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। तो पहला तो आपको पता ही है कि सैनिक स्कूल हमारा कहाँ पे था। देखो कहाँ कहाँ खोले जाएंगे, गढ़वाल मंडल में देहरादून में खोला जाएगा। दूसरा कुमाऊं मंडल में कहाँ खोला जाएगा, रुद्रपुर में खोला जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि 2 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। पहला जो सैनिक स्कूल था हमारे पास पता है कि घोड़ाखाल कहाँ है, नैनीताल में है। कब उसकी स्थापना हुई थी, उसकी स्थापना आपकी हुई थी 1966 में, उसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी नैनीताल घोड़ाखाल में। इसके अलावा 2 खोले जाएंगे, एक गढ़वाल मंडल में देहरादून में और कुमाऊं मंडल में एक रुद्रपुर में खोला जाएगा। तो कुमाऊं मंडल में 2 जाएंगे और गढ़वाल मंडल में आपका 1 रहेगा। इसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2020 में वन्य जीव गणना के अनुसार कितने हाथी हैं। तो उत्तराखंड में कितने हाथी हैं वन्य जीव गणना के अनुसार। तो आगे ऑप्शन है यहाँ पे 2100, 2026, 2250, 2600। तो जो इसका राइट आंसर है वो 2026 के हैं यहाँ पे हमारे पास उत्तराखंड में हाथी हैं 2020 की जनगणना के अनुसार। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 2020 की जनगणना हुई थी उसमें 442 क्या थे उत्तराखंड में बाघ थे, और 2026 क्या हैं हाथी हैं यहाँ पे, और 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पे बंदर हैं। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ हाथी याद करना है और बाघ याद करना है। बाघ 442 और 2026 यहाँ पे क्या है, क्योंकि न्यूज़ में आ रखा है इसलिए इंपॉर्टेंट है। 2026 यहाँ पे क्या के पास हमारे पास हाथी हैं। देखो पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर है आपके पास, आपको पता ही होगा 10 सितंबर 1887 को पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म हुआ था। तो आप इसमें देख सकते हैं कि उनके पुण्य स्मृति पे यहाँ पे अखबार में एक आर्टिकल आया था कि 10 सितंबर 1887 को पंडित गोविंद का जन्म हुआ था और 7 मार्च 1961 को इनको क्या हुआ था, इनकी देहांत हो गया था। और इसमें आप मेरे को ये ऑप्शन बताएंगे कि गोविंद बल्लभ पंत जी को भारत रत्न कब मिला था। गोविंद बल्लभ पंत जी आप देख सकते हैं लोअर पीसेस में भी इसका क्वेश्चन आया था। इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं।
होते हैं। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ट्री टॉप पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो ट्री टॉप ऑप्शन आपके पास रस्किन बॉन्ड है, जिम कॉर्बेट है, फ्रैंक स्माइथ है, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट के द्वारा लिखी गई है ट्री टॉप पुस्तक। और ये पुस्तक न्यूज़ में क्यों है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो अभी रानी एलिजाबेथ मरी हैं अभी, इनकी ऊपर ये बुक लिखी हुई थी। और ये किसने लिखी थी? जिम कॉर्बेट ने लिखी थी ट्री टॉप पुस्तक। कि उन्होंने ये बोला था कि ये पेड़ पर चढ़ी हुई थी, तब तक वहाँ खबर आई थी कि जो जॉर्ज 6 थे उनकी क्या हो गया था, डेथ हो गई थी। और उसी दिन ये क्या बन गई थी, महारानी बन गई थी। इस पे जिम कॉर्बेट ने ये बुक लिखी थी ट्री टॉप। तो ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखना आपको कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय इंग्लैंड का राजा कौन था? तो जॉर्ज 6 या जॉर्ज 6 सष्टम था। ठीक है, इसमें देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिम कॉर्बेट के बारे में थोड़ा सा आप देख लेंगे। जिम कॉर्बेट का जन्म कब हुआ था? 1875 में हुआ था। कहाँ हुआ था? नैनीताल में हुआ था। ठीक है, और इसके बाद 1947 में वो केन्या चले गए थे और 1955 में उनका क्या हो गया था, केन्या में ही निधन हो गया था। तो इस चीज़ को आप याद रखें। और जब ये केन्या में थे उसी टाइम पे रानी एलिजाबेथ के साथ मिले थे और वहीं पे क्या है, इन्होंने रानी एलिजाबेथ के नाम के ऊपर ये क्या लिखी थी, ट्री टॉप एक पुस्तक लिखी थी, इसलिए ये न्यूज़ में। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एल धारा पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो पिथौरागढ़ में, चंपावत में, अल्मोड़ा में, उत्तरकाशी में। तो जो एल धारा पहाड़ी है आपके पास, ये पिथौरागढ़ जनपद में क्या है, स्थित है। देखो, एल धारा पहाड़ी का वर्णावत की तर्ज पर होगा उपचार। कि आपको पता है कि जब वर्णावत पर्वत क्या है, बार बार टूट रहा था, वैसे ही वो बार बार क्या है, एग्जामों में क्वेश्चनों में क्वेश्चन बनता था। तो वैसे ही जो एल धारा पहाड़ी है, ये आपकी कहाँ है, धारचूला में है। ये भी बार बार क्या हो रही है, टूट रही है। इसलिए इसको कहा गया है कि इसका भी उपचार भी वर्णावत पर्वत की तरह किया जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एल धारा जो पहाड़ी है वो कहाँ स्थित है? तो वो आपकी कहाँ स्थित है, आपके पास पिथौरागढ़ धारचूला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का टीबी मुक्त लक्ष्य किस वर्ष तक है? तो उत्तराखंड का जो टीबी मुक्त लक्ष्य है ये आपका कब है? 2024 तक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का टीबी मुक्त लक्ष्य कब है, तो भारत का कब है? 2025 है। पर उत्तराखंड की बात आएगी तो उत्तराखंड का कब है? 2024 है। ठीक है, और एक चीज़ और पूछा जाएगा आपको, भारत का जो टीबी हारेगा देश जीतेगा जो अभियान है, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो प्रीतम वर्तमान जी उसके क्या हैं, अभी तक ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे देखें कि ये उपचार और देखभाल के लिए टीबी मरीज लिए जाएंगे गोद में। देखो, 2024 तक उत्तराखंड को टीबी मुक्त बनाने के लिए सरकार की पहल। तो देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपसे पूछा जाएगा, निक्षय मित्र। निक्षय मित्र का संबंध किससे है? यहाँ पे 6 आ रहा है, 6 मतलब टीबी रोग। तो कभी आपसे पूछा जाएगा निक्षय मित्र का संबंध किससे है? निक्षय मित्र क्या है? कोई भी वो आदमी जो एक टीबी मरीज को गोद लेगा और उसके इलाज या उसके सब चीज़ का क्या खर्चा उठाएगा, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? निक्षय मित्र बोलेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा निक्षय मित्र का संबंध किससे है? तो वो टीबी उन्मूलन से है। और उत्तराखंड का लक्ष्य कब है? 2024 उसका लक्ष्य है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मेट नहीं है, पर मैं आपको डायरेक्ट खबर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कि केदारनाथ यात्रा में अब आपका क्या बन रहा है? एक रोपवे बन रहा है, ये एक रज्जू मार्ग बन रहा है। ठीक है, ये खबर आपको साफ नहीं दिखेगी, पर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि ये कितने किलोमीटर लंबी है। बस आपको इसमें याद रखना है, 13 किलोमीटर लंबी है, 11,750 करोड़ की ये योजना है। बस आपको जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ वही याद रखना है। इसमें 5 स्टेशन बनेंगे। 5 स्टेशन कौन कौन से होंगे? सबसे पहले सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से आप कहाँ जाएंगे? गौरीकुंड। ठीक है, गौरीकुंड से आप जाएंगे कहाँ पे? चीरबासा। चीरबासा से आप जाएंगे कौन सा? लिंचोली। ठीक है, और लिंचोली के बाद आपके पास कहाँ होगा? केदारनाथ। तो सबसे पहले आपका सोनप्रयाग, सोनप्रयाग से आपका क्या होगा? गौरीकुंड, गौरीकुंड से चीरबासा, चीरबासा से लिंचोली, लिंचोली से आपका कहाँ जाएंगे आप? केदारनाथ। ठीक है, और ये कितने किलोमीटर लंबा होगा? 13 किलोमीटर लंबा होगा। 11,000 करोड़ रुपये इसमें क्या है? गवर्नमेंट लगा रही है। और 100% ये किसकी परियोजना है? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की परियोजना है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। और 30 मिनट में आप यहाँ पे केदारनाथ पहुँच जाएंगे और 2000 यात्री एक टाइम पर इसमें जा सकते हैं। तो ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। और कब तक पूरी होगी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 2026 में इस योजना को क्या किया जाएगा? आपका पूर्ण किया जाएगा। देखो, इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, किसाऊ बांध। किसाऊ बांध में आपको सिर्फ क्या याद रखना है? देखो, किसाऊ बांध में ये है कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ा बांध होगा किसाऊ। ठीक है, पहला तो कौन है आपके पास एशिया में? 260 मीटर कौन है? टीडी डैम है। इसके बाद 236 मीटर का ये बांध होगा, जो 236 मीटर ऊंचाई होगी, 680 मीटर इसका क्या होगा? आपका लंबा ये बांध होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस नदी पर ये बनाया जा रहा है? तो ये आपका किस नदी पर बनाया जा रहा है? टोंस नदी पर ये बांध क्या है? बनाया जा रहा है। 90% सरकार इसमें कौन दे रही है? केंद्र दे रही है। और 10% इसमें कौन कर रही है? उत्तराखंड गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। अब इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो टोटल प्रोडक्शन है 660 मेगावाट इसमें क्या बनाई जाएगी? बिजली बनाई जाएगी। 600 मेगावाट में से आपका क्या होगा? 330
330 आपको किसको मिलेगी, उत्तराखंड को मिलेगी, और 330 आपको किसकी मिलेगी, हिमाचल प्रदेश को मिलेगी। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों को मिलकर ये क्या है आपके पास परियोजना है। और इसमें सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये परियोजना कितनी है, 32 किलोमीटर लंबी झील बनेगी। जैसे बार बार आपको टिहरी डैम का क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कितनी बड़ी परियोजना है, तो वो 42 किलोमीटर लंबी परियोजना है, तो ये 32 किलोमीटर लंबी झील बनेगी इसमें, ठीक है। तो झील का डायमीटर आपसे पूछा जाता है या झील का एरिया पूछा जाता है, तो 32 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या होगा, एरिया होगा। और 660 मेगावाट की है, 330 उत्तराखंड, 330 हिमाचल प्रदेश। अगर हम यहाँ पे पानी की बात करें तो पानी यहाँ पे आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखें, इसको ये बाकी स्टेटों को भी पानी देगा, पर इतना ज़्यादा नहीं पूछेंगे वो, फिर भी याद रखो आपके हरियाणा को जाएगा, राजस्थान जाएगा, दिल्ली जाएगा, उत्तर प्रदेश जाएगा, उत्तराखंड जाएगा। तो जो उत्तराखंड के दो समीप हैं उन सबको पानी भी जाएगा, ये भी आप क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। इसके अलावा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं कि बस इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं याद रखना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये बोल रहे कि प्रदेश का चौथा रेशम दून सिल्क आउटलेट का बन रहा है। तो जब भी रेशम की बात आएगी तो रेशम की बात आएगी हमेशा प्रेमनगर में आएगा, ठीक है। तो देहरादून के प्रेमनगर में क्या है, रेशम का एक रेशम निदेशालय है, वहीं पे ये रेशम का क्या किया जाता है, उत्पादन या जो भी आउटलेट है वहीं पे खोले जा रहे हैं। तो आपको पूछा जाएगा तो हमेशा कहाँ, प्रेमनगर में बोला जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुरकंडा में लगे डॉपलर रडार ने काम करना स्टार्ट किया। उत्तराखंड में कितने डॉपलर रडार लगाए जा रहे हैं, 3 डॉपलर रडार लगाए जा रहे हैं। पहला डॉपलर रडार कहाँ लगाया गया है, मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर कहाँ आपके पास, नैनीताल में, ठीक है, उसने काम करना स्टार्ट कर दिया है। दूसरा कहाँ लगाया गया है, सुरकुंडा में, ठीक है। और तीसरा जो डॉपलर रडार लगाया जाएगा वो कहाँ लगाया जाएगा, लैंसी डाउन में लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये 3 डॉपलर रडार लगेंगे, मुक्तेश्वर, सुरकंडा और नैनीताल में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कैलाश यात्रा की बात चल रही है। तो कैलाश यात्रा में हमें पता है कि यहाँ पे कौन कौन भाग लेता है। एक तो कुमाऊं मंडल विकास निगम इस यात्रा को करवाता है, दूसरा भारत विदेश मंत्रालय या जो भारत का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर वो इस यात्रा को करवाता है, और तीसरा ये क्या करते हैं, चाइना गवर्नमेंट की क्या लेते हैं, मदद लेते हैं। तो ये 3 आपके क्या हैं, संस्थाएं हैं जो इस यात्रा को करवाती हैं। तो इसी में आपका एक क्वेश्चन आता है कि जो कुमाऊं मंडल विकास निगम है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना आती है आपका 31 मार्च 1976। पर एक चीज़ यहाँ पे यही दिक्कत आ रही है कि जो यूपीएससी है, यूपीएससी ने लोअर पीछे में इस क्वेश्चन को क्या मान दिया था, गलत मान दिया था इस ऑप्शन को, जबकि ऑप्शन सही है 31 मार्च 1976। अब देखना होगा हमें कि यूपीएससी इसका आंसर क्या मानता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें, इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना है। कोटद्वार में एक क्या है आपके पास, सुखरो पुल। तो अगर आपसे पूछा जाएगा सुखरो नदी कहाँ पर स्थित है, ये सुखरो नदी के किनारे पे कौन सा किस उसमें जनपद में है, तो वो सुखरो नदी या सुखरो पुल आपका कहाँ पे है, कोटद्वार में है, यह पौड़ी जनपद में स्थित है। बस देखो इसमें यहाँ पे जो हिमालय दिवस है, तो हिमालय दिवस आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि हिमालय दिवस कब मनाया जाता है, 9 सितंबर को हमेशा क्या, हर साल क्या मनाया जाता है, हिमालय दिवस मनाया जाता है। देखो मुजफ्फर गोलीकांड, ये अभी भी क्या है, कोर्ट में इसकी पेशी चलती रहती है। तो मुजफ्फर गोलीकांड कब हुआ था, इसको आपको याद रखना है, 2 अक्टूबर 1994 को आपका क्या हुआ था, मुजफ्फर गोलीकांड हुआ था। इसलिए ज़्यादा इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एस्मा एक्ट लगाया। एस्मा एक्ट को बोलते हैं हम ESMA, ठीक है। एस्मा का मतलब हो गया इसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट, कि अगर आप मतलब कि अगर एस्मा एक्ट लग जाता है उसके बाद अगर आप हड़ताल पे जाते हैं तो गवर्नमेंट आपको क्या है, आपकी नौकरी से भी निकाल सकती है। सरकारी कर्मचारियों के ऊपर ये एस्मा एक्ट लगाया जाता है। ये कब आया था भारत में, ये आया था 1968 में। तो इस एस्मा एक्ट को आप जरूर याद रखें कि एस्मा एक्ट कब आया था, 1968 में आया था। और रोडवेज कर्मचारियों आंदोलन करने की धमकी दे रहे थे तो गवर्नमेंट ने उस दिन क्या लगा देता है, एस्मा एक्ट लगा दिया था। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जब पहले राज्य आंदोलनकारियों को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता था, 10% आरक्षण दिया जाता था, बट हाईकोर्ट ने उसको क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। 4% मैंने आपको दिखा दिया दिव्यांगजन को, और 10% किसको दिया जाता है था, राज्य आंदोलनकारियों को दिया था, पर हाईकोर्ट ने इस पर क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है। देखो अब ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें ये पूछा गया है यहाँ पे कि उत्तराखंड के सभी जिलों के नक्शे होंगे डिजिटल। तो इसमें एक योजना चल रही है आपके, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉनिटाइजेशन योजना। तो जो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉनिटाइजेशन योजना है, इसके अंदर क्या किए जाएंगे कि सारी की सारी ज़मीनों को डिजिटली किया जाएगा। और ये योजना, बस इस योजना को आपको याद रखना है। ये योजना कब स्टार्ट हुई थी, ये भारत सरकार ने स्टार्ट की थी, 2008 की योजना है ये आपकी, कौन सी, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉनिटाइजेशन योजना। इसी की तर्ज पर एक योजना आई थी आपके पास दोबारा, उस योजना का भी आप याद रखें, स्वामित्व योजना, ठीक है। स्वामित्व योजना में क्या किया जाएगा, जितने भी गांव हैं उनका ड्रोन से क्या किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा और लोगों को बताया जाएगा कि उनकी ज़मीन कहाँ कहाँ है। तो स्वामित्व योजना की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी आपकी, 24 अप्रैल सन 2020 को स्वामित्व योजना की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। तो इन दोनों योजनाओं को आप क्या रखें, याद रखें।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास कि टोमेटो फ्लू एक संक्रमित आइसोलेटेड टोमेटो फ्लू आपसे पूछा जाएगा टोमेटो फ्लू क्या बीमारी है, इससे कौन ग्रसित होता है। तो जो टोमेटो फ्लू है वो 1 से लेकर 5 साल तक के बच्चों पे होता है, तो इसलिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसमें पहले ही सावधान रहने के लिए कहा है। तो टोमेटो फ्लू क्यों कहा जाता है कि जब बच्चों को ये रोग होता है या ये फ्लू होता है तो उनके जो स्किन होती है उस पर रेड रेड क्या हो जाता है, धब्बे उड़ जाते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, टोमेटो फ्लू बोला जाता है। तो अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा जो टोमेटो फ्लू है ये आपका क्या है, वायरल डिजीज है या आपका बैक्टीरिया डिजीज है। तो ये एक है आपके पास वायरल डिजीज है, ठीक है। तो ये किस वायरल से होता है या किस वायरस से होता है, तो अगर आप नाम याद रखना चाहते हैं कोव, ठीक है, SCHEI, ठीक है, कोव सी A16। तो एक ये वायरस होता है, इतना भी नहीं रखेंगे याद पर आपको सिंपल से याद रखना है कि जो टोमेटो फ्लू है वो बच्चों को क्या करता है, संक्रमित करता है, और ये बहुत ही ज़्यादा क्या चल रहा है, न्यूज़ में चल रहा है। इसलिए ये वाला मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अनामताल या दिल के आकार का ताल आपका कहाँ है, मधमेश्वर के किनारे पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बस आपको इतना याद रखना है कि रक्तदान अमृत महोत्सव कब मनाया जाएगा। तो रक्तदान अमृत महोत्सव मनाया जाएगा 17 सितंबर। मोदी जी का बर्थडे आपको याद है, 17 सितंबर को रक्तदान अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 7 शहरों में मास्टर प्लान बनाया जाएगा, ठीक है। तो आपको मैंने अभी एक परियोजना बताई थी कि जो ADB बैंक चला रही थी, शहरी विकास एवं आवास जो परियोजना थी आपके पास, आवास डेवलपमेंट विकास योजना जो थी, तो बस मैं आपको इसलिए ये योजना है क्योंकि इसमें 7 शहरों का क्या बनाया जा रहा है, मास्टर प्लान जा रहा है। कभी ये पूछा जा सकता है कितने शहरों का मास्टर प्लान यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। ADB इस योजना में मदद कर रहा था आपको 700, ठीक है, 970 करोड़ रुपये ADB ने दिए हैं। और यहाँ पे आपसे पूछा जाता है शहरी विकास और आवास मंत्री हमारे कौन है, प्रेमचंद अग्रवाल जी हमारे शहरी विकास और आवास मंत्री हैं। देखो ये पिरूल वाला मैंने आपको बता दिया कि पिरूल से क्रिकेट बैट क्या बनाकर बेचेगा वन विभाग। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो क्रिकेट बैट बनाने की योजना है वो किससे बनाया जाएगा, तो वो पिरूल से बनाया जाएगा, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास कि जो आपके पास कौन है, रोजर फेडर है, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो बस रोजर फेडर के बारे में आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि रोजर फेडर आपके किस देश के हैं, स्विट्जरलैंड के हैं। दूसरा, इन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं, इन्होंने आपके 20 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है लेबर कप यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है, क्योंकि जो रोजर फेडरर हैं इन्होंने घोषणा की है कि वो लेबर कप खेलने के बाद ये टेनिस को क्या कर देंगे, अलविदा कह देंगे। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लेबर कप का संबंध किस खेल से है, तो लेबर कप का संबंध आपका लॉन टेनिस से है या टेनिस से इसका क्या है संबंध है। तो इसको जरूर याद रखें आप, लेबर कप, 20 ग्रैंड स्लैम और स्विट्जरलैंड, बस इससे ज़्यादा आपको रोजर फेडरर के बारे में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये उत्तराखंड की पर्सनैलिटी हैं, ये हैं आपकी सैपाली राजदान, ये आपके हरिद्वार की हैं। भले ही ये अमेरिकन सिटीजन हैं, तो इन्होंने क्या किया है अभी, ये नीदरलैंड में अमेरिका की क्या बनी है, राजदूत बनी है। तो अगर आपसे सिंपल सा पूछा जाएगा सैपाली राजदान का संबंध किससे है, तो इनका संबंध है राजदूत से, ठीक है। ये एक क्या बनी है, राजदूत हैं, बस इतना आपको क्या है याद रखने की जरूरत है। ये उत्तराखंड से हैं, हरिद्वार की हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, चर्चाओं में है सैपाली राजदान का। देखो इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन आपको देख सकते हैं कि आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत जर्जर स्कूल भवन तोड़ जाएंगे। आपने परसों एक खबर सुनी होगी कि एक स्कूल का भवन टूटने से वहाँ पे कुछ बच्चों की 2-3 बच्चों की मौत हो गई थी। तो कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि अगर जो अब ये बात चल रही है कि जितने भी जर्जर भवन है उनको तोड़ दिया जाएगा, तो वो किस एक्ट के तहत तोड़ा जाएगा, आपदा प्रबंधन एक्ट। तो आपदा प्रबंधन एक्ट कब का है, ये आपका 2005 का है, ठीक है, जिसके तहत क्या बनाई गई थी, NDRF, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स बनाई गई थी। वैसे ही उत्तराखंड ने जब केदारनाथ आपदा आई तो उत्तराखंड ने क्या बनाई, SDRF बनाई। SDRF की स्थापना उत्तराखंड ने कब की थी, 2013 में की थी, जब केदारनाथ आपदा आपकी आई थी, ठीक है। और उत्तराखंड उसी टाइम पे अपना एक एक्ट भी लेके आया था जिसको USDMA एक्ट कहते हैं, उत्तराखंड स्टेट डेवलपमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। देखो ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आनंद मैरिज एक्ट का संबंध किससे है। जैसे हिंदू कोड बिल पूछा जाता है, हिंदू मैरिज एक्ट पूछा जाता है, ठीक है, वक्फ बोर्ड वाला जो मैरिज एक्ट है उनका वो पूछा जाता है। वैसे ही पूछा जाएगा आपको आनंद मैरिज एक्ट का संबंध किससे है, तो ये सिख धर्म से इसका क्या है, सिख धर्म विवाह से आनंद मैरिज एक्ट का क्या है आपके पास संबंध है। बस इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, बर्थवाल मेला। तो जो बर्थवाल मेला है ये कहाँ लगता है आपके पास, तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि बर्थवाल मेला, इनको हम क्या बोलते हैं, चंद्र कुमार बर्थवाल भी बोलते हैं। तो चंद्र कुमार बर्थवाल खादी ग्राम उद्योग एवं पर्यटन सरोत्सव मेला है, ये आपका कहाँ लगता है, इस मेले को हम पोखरी मेला भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे खुद हमारे मुख्यमंत्री जी गए तो पोखरी मेला को ही हम क्या कहते हैं, चंद्र कुमार बर्थवाल मेला भी कहते हैं। तो अब हम यहाँ पे चंद्र कुमार बर्थवाल जी के बारे में कुछ जानते हैं। चंद्र कुमार बर्थवाल जी आपके चमोली के हुए, क्योंकि वो पोखरी मेला में वहीं पे इनका जन्म हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। और इनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं आपको इनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ। जो कर्मभूमि पत्रिका आई थी 1939 में, 1939 में कर्मभूमि पत्रिका आई थी,
इसमें इनकी कविताएं छपी थी। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से वो कवि थे जिनकी कर्मभूमि पत्रिका 1939 में इनकी कविताएं छपी थी। तो वो कौन थे? आपके चंद्र कुंवर बर्थवाल जी थे। ठीक है, तो चंद्र कुंवर बर्थवाल जी का बस आप यहाँ पे देख लें कि 1919 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? चमोली में इनका जन्म हुआ था। अब देखो यहाँ पे बस एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि काफल पाको गीत, जो काफल पाको गीत है ये भी चंद्र कुमार बर्थवाल जी का ही है, बस इसको आप याद रखें। और इनका एक क्या है, इनका एक निकनेम भी है जिसको हम बोलते हैं हिमवंत। इनको हिमवंत भी बोला जाता है। ठीक है, हिमवंत का एक कवि, इनको क्या बोलते हैं? हिमवंत भी बोला जाता है। हिमवंत चंद्र कुमार बर्थवाल जी भी इनको कहा जाता है। तो इनके बारे में बस आपको इतना ही याद रखना है। और ये बहुत ही, अब देखो ये वाला आपको खबर मिली गई होगी, मुकुल रहतोगी हमारे 14वें अटॉर्नी जनरल बनेंगे। अभी कौन थे? के वेणुगोपाल जी थे। अब यहाँ पे हमारे 14वें अटॉर्नी जनरल हमारे कौन बनेंगे? मुकुल रहतोगी हमारे 14वें अटॉर्नी जनरल बनेंगे। अब ये वाली खबर भी आपको पता होगा कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि चीता आज भारत में ला दिया गया है, सुबह सुबह चीता आ गया है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, चीता आपका कब विलुप्त हुआ था भारत में? तो 1952 में लास्ट चीता क्या हो गया था? खत्म हो गया था। तो 1952 में उसको क्या बोल दिया गया था? विलुप्त घोषित कर दिया गया था। अब जो ये चीते आएंगे वो कहाँ से आएंगे? अभी जो आज जो चीते आए हैं वो नामीबिया से आए हैं। ठीक है, कहाँ से आए हैं? नामीबिया हैं। और डेट भी आपको याद रखनी कि 17 सितंबर मोदी जी के जन्मदिन के दिन ही इनको चीताओं को क्या किया गया? लाया गया है। और किस प्रोजेक्ट के अंदर ये चीते लाए गए हैं? तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखो, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इन चीताओं को क्या गया? भारत में इंट्रोड्यूस किया गया। और कहाँ किया गया है? पालपुर कूनो मध्य प्रदेश में एक पालपुर कूनो मध्य प्रदेश में एक क्या है? नेशनल पार्क है, उसमें इन चीताओं को रखा जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखना है कि नामीबिया देश की जो राजधानी है वो कौन है? तो नामीबिया देश की राजधानी कौन क्या है? आपके पास विंड होक। ठीक है, तो विंड होक आपकी क्या है? नामीबिया देश की राजधानी है विंड होक, ये याद रखना। और नामीबिया में ही एक डेजर्ट भी है जिसको हम बोलते हैं कालाहारी डेजर्ट। इससे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इतने ही ये करंट अफेयर थे। आपको ये कैसा लगा इनिशिएटिव? तो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।